अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, अपील दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शंस के हवाले से तारीख को अनाउंस करे और आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर जो तयशुदा कानून है उसको तब्दील करने की कोशिश की है, लिहाजा जो गलती सुप्रीम कोर्ट से हुई है वो उसको दुरुस्त करे। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब और नवीद चौधरी साहब। तो मैं सवाल लेकर आती हूँ नवीद साहब आपकी तरफ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की डेट दी गई है आइन की रूह से, क्या ये गलत इकदाम था? जी, ये बहुत सारे जूरिस्ट हैं वो पहले बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का तयन करना होता है और तारीख देनी होती है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पहले भी ये बात की जा रही थी कि वो बहुत सारी चीज़ों में ओवरलैपिंग कर गए हैं। आज जो दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसमें कुछ पॉइंट्स वो हैं जो ब्रदर जजेस उठा चुके हैं कि आइन रीडाइट नहीं करना चाहिए था, ये मामला गलत हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने जो गलती की है उसकी तस्हीह करें। इस तरह से हो नहीं सकता कि आप एक इदारे का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक आइनी इदारा है। इलेक्शन का पूरा शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दिया गया, फिर आपने देखा कि उसका जो अमल दरामद वाला मामला है वो कहाँ आके अटका हुआ है। तो ये बुनियादी गलतियाँ होती हैं कि जब आप अपने दायरे कार से बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं रहता और फिर मुश्किलात दर मुश्किलात सामने आ जाती हैं। आज ये जो दरख्वास्त दायर हुई है इसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े ज़ोरदार तरीके के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो पहले जो बहुत मुअद्दब होकर बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ज़रा अब थोड़ा सा ऊँची आवाज़ में बोलना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो इरफान कादर साहब हैं, वही इनके जाने से पेश भी होंगे। बुनियादी बात यह है कि उन्होंने रेफरेंस भी दे दिए हैं बीच में। मसलन मेरे भी नोटिस में आज ही आया, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 254 को प्री मेच्योर यानी कबल उस वक्त इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है जिसमें इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई है। ये केस जो है ये हाजी सैफुल्ला केस है। ये जुनेजा दौर में होते थे, बहुत बड़े आइनी माहिर थे खुद भी सैफुल्ला साहब, और पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े पॉइंट उठाया करते थे। और उन्होंने ये कह दिया, और वो जो बात हम कर रहे थे कि तारीख देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया। साथ ये भी कह दिया उन्होंने कि आप कानून दोबारा लिख रहे हैं। एक आइन का मामला तो था जो सियासतदानों की जानिब से उठाया गया कि ये कानून तयशुदा है, आप इस कानून को भी रीराइट कर रहे हैं। और एक बहुत अहम पॉइंट है जो मेजर कंसर्न है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का और सारे स्टेक होल्डर्स का कि अगर एक सूबे में इलेक्शन पहले हो जाएंगे तो उसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है जिसके तहत एक ही दिन पूरे मुल्क में इलेक्शन कराए जाने हैं ताकि एक हुकूमत दूसरे पर असरअंदाज ना हो, ये बेस है और आइन की रूह है और इंतखाबात की भी यही रूह है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर इस तरह से हम काम करने लग पड़ेंगे तो उसके नतीजे में फिर नताइज मानने का सिलसिला जो है वो भी गड़बड़ हो जाएगा सारा। तो इस सारे का सारा सिलसिला अब इस तरह से दुरुस्त हो सकता है कि आप अपना जो ऑर्डर दिया हुआ है, आपने 4 अप्रैल को दिया था गालिबन उन्होंने, उसको रिवोक कर लें, उसे रिज्यू करें और उसके बाद फिर आगे मामला जो है उसको देखा जाए। लेकिन मैं चाहूंगी कि पीजे मीर सर आप इस बात की वजाहत कर दें कि अब तो बहुत देर नहीं हो गई, अब क्यों इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया है? पहले इलेक्शन कमीशन कहाँ था? वो उन्होंने वो मेरा ख्याल वो क्या कहते हैं एनेस्थीसिया लिया हुआ था, वो अब उठ गए, उसका इफेक्ट खत्म हो गया था, अभी जरा जोर से आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं नवीद। देखें, आपने देखना है सबसे पहले स्टेट को। जब आप स्टेट को देखते हैं, ओथ कौन लेता है स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए? एक तो आपका आर्मी चीफ लेता है, एक प्राइम मिनिस्टर है और एक चीफ जस्टिस। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस का दोनों का सिमिलर ओथ है, पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन, उसका सिमिलर ओथ है। अगर वो समझता है कि कोई चीज ठीक नहीं हो रही तो वो इंटरवीन करता है अंडर द ओथ ही इज टेकन टू प्रोटेक्ट एंड सर्व द नेशन। ये उसका एक ओथ है। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चल रहे तो somebody is to take action ना, whether it is the prime minister or the chief justice। अगर ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली चलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, फिर आपकी सुप्रीम जुडिशल कमीशन है। अगर पार्लियामेंट नहीं कर रही है तो the Supreme Court has every right to work on it because they've taken the oath of it। हाँ, बाद में आप लीगल लकूनास निकाल लें कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलाना नहीं है, तो फिर बैठ के उसको रिव्यू कर लो या रीराइट कर लो। आपने इतने नुक्ते निकाल लिए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब आप
के ऊपर इतनी डिबेट आ गई है, तो या तो इस डिबेट को कंटिन्यू रखो या बैठ के आप इसको रेक्टिफाई कर दो, इसको और क्लियर कर दो कि भाई किसके पास क्या पावर है, कौन क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। हम उसमें तो जा ही नहीं रहे, हम तो बात करें उसे ये कर दिया, उसे ये कर दिया। भाई हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट टेक बैक इट्स ऑर्डर? वो अपना ऑर्डर वापस लेती है तो दैट इज द एंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड प्लीज लिसन टू द वर्ड्स, सो दे विल नॉट टेक इट बैक, प्लीज। ठीक है, यानी कि इस तरह अगर वो अपना फैसला सुनाया हुआ वापस ले लें तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको संजीदगी से कौन लेगा? अभी हम देखें, अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तरह से चैलेंज ही किया गया सुप्रीम कोर्ट को, तो जावेद साहब आपको क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की डेट अनाउंस की, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट 14 मई को अनाउंस की गई डेट वापस लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम रहना है, उनके फैसले को चलना चाहिए, चाहे ये लोग माने ना माने। और जो भी सुप्रीम पार्लियामेंट ने रवैया अख्तियार किया हुआ है और जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं और जिस तरह टारगेट करके मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को और सुप्रीम कोर्ट को वो प्रीएम्प्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी बड़े तहम्मुल से चल रही है, डिस्पाइट के पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह पार्लियामेंट उनके साथ जिस तरह उनके खिलाफ बातचीत कर रही है वो कभी भी नहीं हुई। और मुझे तो इलेक्शन कमीशन के रवैये पे बड़ी हैरान कुन है कि उनका पूरे 5 सालों में एक काम होता है इलेक्शन करवाना। जब असम्बलियाँ टूटी तो सत्तू पी के सोए रहे, सुकून से पड़े रहे, और कभी कह रहे हैं गवर्नर ने देनी है, हमने नहीं देनी, और यहाँ तक दिन गुजरते गए, फिर सदर को इंटरवेंशन करनी पड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अचानक इनको ख्याल आया और इन्होंने अक्टूबर की डेट दे दी। पहले कहते रहे हम डेट नहीं दे सकते, फिर अक्टूबर की दे दी, और 3 महीने गुजरने के बाद अचानक उनको फिर ख्याल आया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया। और यार तुम्हारा काम है इलेक्शन करवाना, अगर तुम 90 डेज में इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर किसी ने तो बोलना है, किसी ने तो चीखना है, ये मुल्क ने तो चलना है, मुल्क में जमहूरियत ने चलना है, आइन की किसी ने तो पासदारी करवानी है। आप तो इस्लामाबाद के इलेक्शन आखिरी दिन नहीं करवा सके, आपके हालात तो ये हैं। कराची के आपने इलेक्शन करवा लिया और आज तक अभी तक उधर कराची के नुमाइंदे तक नहीं बैठ सके। आप कौन सी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं? आप पहले अपने रवैयों को दुरुस्त करें। मसला क्या है? इलेक्शन। पूरी रियासत मिल के इस इलेक्शन से भागना चाह रही है, और पार्लियामेंट ने जो रवैया अख्तियार किया है वो कर क्या रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चूंकि रूलिंग आ गई है तो अब उस रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर लिया है। कभी वो बंदूकों से उस पर फायरिंग करते हैं, कभी वो मोटर बम मार रहे होते हैं, अच्छा। कभी वो तोपें चला रहे होते हैं। अब रह गया सिर्फ एयर स्ट्राइक उन्होंने करना है, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से। और राना सनाउल्लाह ने जो आज इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू से आपको नजर आ जाएगा कि वो आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट के जरिए फारग होने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आईनी तो एक सेकंड, लेकिन आईनी तौर पे वो कुछ नहीं कर सकते स्वाय इलेक्शन कराने के, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और लेकिन खुदारा फिर आखिर में मेरी एक इल्तिजा है, पीजे सर पहले उनको अपनी आखिरी बात कर लेने दें। मुल्क के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें। इन लड़ाइयों से पाकिस्तान तबाह हो रहा है, अदारे तबाह हो रहे हैं, आइन तबाह हो रहा है, जमहूरियत गंदी हो रही है। ठीक है, बस कर जाएं। मुझे पीजे सर की राय लेनी है। सर बताइएगा। ये जो आपने बात की है इलेक्शंस की, इनको तैयार होना चाहिए। टू फर्दर रिटरेट दैट, इनको पता होना चाहिए कि असेंबलीज कभी भी डिसॉल्व हो सकती हैं, so they should have been always ready for elections. ठीक है, always. ठीक है सर। जावेद साहब ने इंतखाबात के हवाले की, मैं चाहूँगी नवीद साहब आप इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है इंतखाबात के हवाले से, और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अगर हुकूमत का यही रवैया जो इन तीसरे सेशन में दिखाई दिया, अगर इसी तरह चलता रहा तो मज़ीद मुज़ाकरात बेसूद जाएंगे। तो क्या आगे भी मुज़ाकरात एक्सपेक्टेड थे इलेक्शन डेट के हवाले से? देखें, कल रात जिस वक्त ये खबरें आ रही थी कि मुस्बत पेशरफ्त हुई है या कोई मुआहदा हो चला है, तो हम उस वक्त भी ये कह रहे थे, सारे पैनलिस्ट मेरा ख्याल यही कह रहे थे कि मुआहदा मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी गलतियों की वजह से अपने आप को उसने इतना आगे बढ़ा लिया कि वो खुद बंद गली में चली गई। होता तो यह है कि जहाँ मार्जिन छोड़ दें तो फिर होती है गुंजाइश। अब मामला इस हद तक आगे चला गया था कि अब जो फरीक भी पीछे हटता है
उसकी बहुत बड़ी सियासी, आइनी, कानूनी, इखलाकी हैसियत जो है वो मजरू हो जाएगी। तो ये मुमकिन नहीं है अब। और अब ये चीज़ें चूँकि सबसे अहम बात जो है ना इसमें जो नोट करने के काबिल है कि ये आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उठी थी, जिसमें चीफ जस्टिस और उनका जो हम ख्याल बेंच है, लाइक माइंडेड, जिसे इस सारे बहरान का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि ये काम इस तरह से ना करें, ये काम इस तरह से ना करें। ऐन मुमकिन अगर वो फुल कोर्ट बना के ये कहते हैं कि 90 दिन में करा लो तो फिर उस पर या एतराज ना 105 दिन होता। में करा लो, या तो उसमें एक सूरत और बन जाती। लेकिन वो तो अब आज तक ये आलम है उनका कि वो उस बैंक से बाहर जाने के लिए ठीक है, तैयार नहीं। जावेद साहब आप ऐड देखिए, कर लें। पता क्या बात यह है कि जो इस सिचुएशन से निकलने का किसी की इज्जत उज्जत कुछ नहीं है। ईगो, पर्सनल ईगो से हटना पड़ेगा हमें। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक एक दो दो स्टेप आना पड़ेगा हमें पीछे। ठीक है। आएंगे तो पाकिस्तान की जीत के लिए, पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के क्राइसिस, जो मईशी क्राइसिस है ना मुनीज़, वो इतने डीप हो चुके हैं कि इन तमाम को सोचना पड़ेगा इन 27 ठीक है, करोड़ यानी कि अवाम के बारे अपनी में। अना को थोड़ा सा कर मुल्क के मुफाद को तरजीह देते हुए किसी एक डेट के ऊपर इत्तेफाक कर इलेक्शन कराना होंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और इलेक्शन कमीशन में एक रेफरेंस दायर हुआ उस पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। तो जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और पंजाब असम्बली के टिकट्स के खरीदो फरोख्त के मामले पर कार्रवाई की इस्तदा कर दी गई है इलेक्शन कमीशन से। अब मैं चाहूँगी कि पीजे मीर सर आप ये बताएं कि साकिब निसार साहब के खिलाफ अब ऐसा क्यों? अगेन वो पहले अल्जाइमर हो गया होगा या खुदा जाने लॉस ऑफ मेमोरी है या पार्किंसंस है, मुझे नहीं पता। लेकिन एंड में आके सारे गिल्टी हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, एवरीबॉडी अक्रॉस द बोर्ड, कि उसने ये किया था, उसने ये किया था। और भाई पहले तुमने क्यों नहीं कर दिया? भाई पहले बात करो। तो यू नो दैट शोज कि जहाँ किसी को कहीं मौका मिलता है वो कर रहा है। ताकि अब उसका सिंपल मेरा ख्याल है, उसका एक आंसर, भाई मुझे बताओ मैंने किया क्या, सिंपल इज दैट, क्या किया मुझे बताओ। अब हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये सुन लिया कि उसके खिलाफ ये कर रहे हैं। भाई किया क्या है जरा बताओ ना। हर चीज तो आप उसकी इमरान की बता देते हो, शहबाज की बता देते हो, या आप ये जरदारी की बता देते हो, उसका भी बता दो किया क्या है। सो द क्वेश्चन इज कि आज अगर आप देख लें कि मीडिया के ऊपर एक अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुई है, एक सेनेटर उन्होंने कांग्रेस में कहा है कि मुझे तो बड़ा खदशा है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हो रहा है, ये कहता है कि डेमोक्रेसी, हमें अल्टीमेट डेमोक्रेसी चाहिए, जहां कोर्ट्स की इज्जत नहीं होगी वहां डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। आप सुन लेंगे, वीडियो है, वायरल हुई भी है पूरे उसके अंदर, दुनिया के अंदर। अब अगर हमारे कोर्ट्स के मुतालिक इस तरह बात है, मुझे देखें, मुझे कोई परवाह नहीं है ये एक पार्टी दूसरी से लड़े, दूसरी तीसरी से लड़े। आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट। माई इंटरेस्ट इज माई कंट्री। अगर मेरे मुल्क के इदारों के लिए ये चीज कहा जा रही है, तो मैंने फिर उससे एक लेडर ऊपर चढ़ के मैंने अपने आप को गेज करना है। तो मेरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर कहां से आएगा? वो तो हर चीज आपकी कानूनी होती है, कॉर्पोरेट लॉज होते हैं, हर चीज। तो अगर आपने अपने जजेस को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है और हम कह रहे हैं भाई उनसे गलतियां हो गई हैं, तो ये हो गया, तो वी हैव इमीडिएटली पुट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन द ट्रैश बिन। पीजे सर, क्या आप इस बात को सेकंड कर रहे हैं जो ऑडियो भी सामने आई थी? जी बिल्कुल। कौन सी ऑडियो? सर, जो उनके बेटे की ऑडियो सामने आई, क्या आप उसको सेकंड कर रहे हैं? नो, ये एंट्रैपमेंट होती है। क्या जो आपके साथ आज लोग बैठे हैं और आप बाहर जाएं तो आपकी वीडियो बना के उसके बाद आप इस्तेमाल करें? भाई देयर इज सम प्राइवेट कन्वर्सेशन, वेयर आर योर लॉज ऑफ प्राइवेट कन्वर्सेशन? ये एंट्रैपमेंट होती है और ये एंट्रैपमेंट इज नॉट एडमिसिबल अंडर लॉ। कहीं नहीं है कि आप उसको बिठा दो और उसकी वीडियो बना दो। वो जिस तरह एक जज की भी बना दी थी, वीडियो बना दो, जज को भी खराब किया, खुद भी खराब हुए, इदारे को भी खराब किया। क्या हमारा यही अब लाएमल रह गया? वीडियोस बनाओ, ऑडियो बनाओ और फिर आके टीवी पे दे दो। यार क्या कैरेक्टर है हमारे मुल्क का? सर, राइट टू प्राइवेसी तो इसमें चैलेंज हुई है, आपकी बात से मैं इतना तो इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जो उसके अंदर का कंटेंट था वो भी क्वेश्चनेबल था। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं, क्या बहुत देर नहीं कर दी साकिब निसार साहब का एहतसाब करते हुए? देर क्या करनी थी, एहतसाब करने को दे रहा था। वो तो ऐसे जज बैठे हुए हैं जजों को रोकने के लिए। जावेद इकबाल एक फीरस कैरेक्टर है पाकिस्तान का, जस्टिस जावेद इकबाल।
कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट सीना तान के आ जाता है स्टे देने, कभी लाहौर हाईकोर्ट आ जाता है। ठीक वो है। कहते हैं हमारा बुजुर्ग जज को हाथ लगा रहे हो, वो जजों के मतलब तुमने सोचा कैसे? तो साकर नुसार तो सरगुना है साजिश का। वो तो उसने तो सारा ये जो जुवैद हाशमी ने प्लान लीक किया कि इमरान खान को कैसे लाया जाएगा, अदलिया के जरिए लाया जाएगा, सरगुना साजिश का कौन था? साकिब निसार था। और उसने भी फटाफट, चमचा वैसे इनका था नून लीग का, लेकिन उसने कहा ये मौका बन रहा है ताल्लुकात मानने का, फटाफट हाथ मिला लिए। मैं अपनी बात करने से पहले जितना भी टाइम मुझे मिलेगा, मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब बड़े मोहतरम आलम दीन हैं और गैर सियासी शख्सियत हैं, जय्यद आलम दीन हैं और मोतदल मिजाज भी हैं। उन्होंने आज एक लेटर लिखा है ओपन, चंद सतरें हैं, उसकी सिर्फ सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, बादियो नज़र में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी नहीं की गई, बल्कि इन इख्तियारात को रेगुलेट करके इदारती शक्ल दी गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ उठी और पाकिस्तान बार कौंसिल समेत वकुला की एक बड़ी तादाद इसकी हामी है, क्योंकि ये बात मुसल्लम है इज्तिमाई दानिश इनफरादी दानिश से बेहतर होती है। माजी में इसका इंतहाई गैर मोहतात इस्तेमाल किया गया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब फरमाते हैं, जस्टिस साकिब निसार ने तो अपनी दादागिरी और दहशत कायम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। अच्छा, ये मुफ्ती साहब के अल्फाज हैं। जस्टिस गुलजार ने कराची में इंतहाई जालमाना तरीके से लोगों को बेघर किया और फुटपाथ पर ला बिठाया। वो एनजीओ की एक खातून की फरमाइश की तकमील के लिए मसाजिद और मज़ारात को ढाने चले थे, जबकि इसके बरक्स इस्लामाबाद में 62 लोगों की गैर कानूनी इमारत को रेगुलराइज किया गया था। आज इन दोनों का ये हाल है। आगे फारसी में उन्होंने लिखा है, कसीमन पुरसद के भैया कसीती, मनसब की दी हुई इज्जत आर्जी होती है, हकीकी इज्जत व तकरीम अल्लाह ताला के की अता से नसीब होती है। इस फारसी के मुहावरे का ये मतलब है कि अगर आप अपने मनसब का ख्याल खुद नहीं करेंगे तो फिर ये भूल गए कि कोई आपकी इज्जत करेगा। ठीक है। बात ये है कि साकिब निसार का जो ताज़ा मामला आया है सामने, वो आया है कि उनका बेटा पैसे मांग रहा है 1 करोड़ 20 लाख रुपया। अच्छा, अब वो उस वाले से एक रेफरेंस आ गया, कोशिश की उन्होंने, अदालतें तो स्टे देने के लिए बैठी हुई है ना, इसीलिए तो आज एक कहा है उसने, मुझे बड़ा खुशी हुई, नूर आलम खान है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाया उसने 16 को कि अगर उसने स्टे तो ले उन्होंने लिया, कहा स्टे ले, उन्होंने कहा स्टे गया, स्टे दोबारा मैं तलब करेंगे। लेके आऊंगा इसको, और मेरा ख्याल है वो लाएंगे, जैसे भी लाएंगे आप देखेंगे ये तमाशा। तो बात ये है कि यहाँ तो स्टे देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी जो है वो पाकिस्तान, वो तारक रहीम के साथ जो लाहौरी गैंग बना हुआ है उसके साथ मिलकर पूरी जुडिशरी को मैनिपुलेट कर रहा है, हाथ नहीं डाल सकते थे। अच्छा, वो मान रहे हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, उन्होंने मान लिया कि मेरे बेटे की ऑडियो ये वाला ऐसा गलत है, यानी कि लतीफा मुलादा फरमाए, बाकी सारी ठीक है, सही है। पैसे मंगने वाली किसी ने तोड़ नाल जोड़ छड़ी है। हाँ जी। ये तो नहीं होगा भाई, तो रेफरेंस भी आएंगे और एहतसाब भी होगा। जजों का एहतसाब जब तक नहीं करेंगे और जर्नलों का एहतसाब नहीं करेंगे तो उस वक्त तक तो सवाल ही पैदा नहीं कुछ होता। नाम आपने ले लिए, मैं चाहूंगी जावेद साहब आप बताएं, क्या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी इसके जुमरे में आएंगे? नहीं, वो तो मियां नवाज शरीफ साहब के फेवरेट थे, वो कैसे आएंगे? क्योंकि आज वो जो लाइन के इस तरफ है, इस साइड पे है, पीडीएम वाले साइड पे, वो तो सारे पाक साफ हैं, सारे मैले गंदे तो सारे इस तरफ हैं जो इस वक्त इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो फ़र्क कितना, ऑडियो वीडियो से आपको अंदाज़ा होना चाहिए आ किन की रही है। जो इस तरफ हैं, जो इलेक्शन की डिमांड या इलेक्शन या आइन की बात कर रहे हैं, जो पीडीएम की बातें कर रहे हैं, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं। उनकी भी आती थी जब वो इक़्तिदार में नहीं थे। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं तो कह रहा हूँ इसका होना चाहिए, ये जो इस्तेहकाक कमेटी ने बुलाया है ना, इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर माजी में जो हुई है ना टेपें, उनकी भी होनी चाहिए फिर, ताकि एक प्रेसिडेंट तो सेट हो जाए। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब को भी बुलाना चाहिए। एक सेकंड होल्ड करना, नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता, मैं मरियम नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ। उनकी भी तो ऑडियो आई थी ना मीडिया के हवाले से, आज मीडिया का दिन है ना, मीडिया के हवाले से जो उनकी गुफ्तगू, उसका भी ऑडिट होना चाहिए। अच्छा। लेकिन बुनियादी क्वेश्चन ये है कि ये कर कौन रहा है और क्यों कर रहा है, ये तो हमें पता है और कौन किस, कर रहा है। एक सेकंड आप बता दें, मुझे तो नहीं पता। और फिर ये किसी की प्राइवेट लाइफ में, किसी की फैमिलीज को किस कानून और किस आइन के तहत, मेरे मोहतरम तमाम दोस्त आइन के बड़े चैंपियनशिप है ना, चैंपियनशिप उठाई हुई है सब ने और पार्लियामेंट ने, तो ये किस आइन के तहत कर रहे हैं वो भी किसी को बताते जाए ना, कि किसी की बहन, बेटी, माँ की जो आप टेपें कर रहे हैं और फिर रिलीज भी कर रहे हैं बड़े फख्र से। एक सेकंड, इसमें कुछ भी फॉर्ज नहीं है, एक नहीं, गलत है या सही, अच्छा है या बुरा, उसमें
सियासत तो कर रहे हैं ना, सारे मिलकर मुल्क को तो सियासत गंदा कर रहे हैं, सारे मिलकर क्यों सियासत कर रहे हैं? अदलिया के मेरा अंदर तो सवाल सियासत हो ये रही है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा रहम, प्लीज इस पे रहम कर दें, इस कौम पे रहम कर दें। आज पाकिस्तान 140 अरब डॉलर के कर्जे में है। आज दुनिया में पाकिस्तान कहां खड़ा है? इंसाफ के निजाम में कहां खड़ा है? सेहत के निजाम में कहां खड़ा है? तालीम के निजाम में कहां खड़ा है? ये जो पार्लियामेंट मुझे कहती है कि मैं इसे सुप्रीम मानूं, सुप्रीम है, पर मैं कैसे मानूं कि मेरे आईनी हकूक जो 27 करोड़ लोगों के हैं उनको क्या दे रही है? सिक्योरिटी के नाम पे, तालीम के नाम पे सर उनको क्या दे रहे हैं? सर एक बात पूछूं, आप सिर्फ और सिर्फ इनको भूख, अफलास, बेरोजगारी दे रहे हैं। इस मुल्क की इंडस्ट्री आपने बंद कर दी है और आप सिर्फ इलेक्शन से मफरूरी चाह रहे हैं। सर एहतसाब के कटहरे में भी तो यही अवाम है। देखें, अगर आपने पार्लियामेंट को सुप्रीम करना है तो आपको सुप्रीम होना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के लिए कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक हो गया। मैं नवीद साहब की राय लेना चाह रही हूँ, कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब एक ऐसी ऑडियो वीडियो पकड़ी गई जिसमें जुर्म है, रियासत के खिलाफ या साजिश है, बिल्कुल उसकी मजम्मत करना तो ऐसे ही है कि एक चोर कहे कि मैं तो बड़े बड़े एहतमाम करके गया था, खाली घर के अंदर घुसा था और उसके बाद मैंने वहाँ वारदात करने की कोशिश की और उस दौरान मैं पकड़ा गया, तो ये तो मेरी प्राइवेसी में आपने दखल दे दिया। और भाई क्राइम कमिट हो रहा है और चौधरी साहब जो चीज़ आ गई है, उसका फराज़ा करें, फराज़ा पकड़े उनको। ओ चौधरी साहब सिर्फ इसको नहीं, बाकियों को भी गिरफ्तारी। आप सिर्फ एक को क्यों कर रहे हो? पिछले 10-12 साल की जितनी लूटमार है अरसलान की, मैं तो कहता हूं उसको पकड़ो। वो कौन है भाई? अच्छा, मुझे एक बात, जी, इफ्तिखार चौधरी ने तकरीबन 150 के करीब 100 मोटर लिए थे। मियां नवाज शरीफ और इस पीडीएम को उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? आज चूंकि बात है और बात यही है कि एहतसाब सभी का होना चाहिए, मुल्क में बराबर की सतह पर एहतसाब होना चाहिए, कोई भी इस मुल्क में मुकद्दस गाय नहीं है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, प्रेस फ्रीडम डे पर बात करेंगे, वापस आकर आप साथ रहिए। वेलकम बैक। और आज का दिन प्रेस फ्रीडम डे है। आज के दिन हमारी तरफ से तो जो तमाम सहाफ़ी हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज का दौर सहाफ़ियों के लिए मुश्किल तरीन दौर तस्वुर किया जा रहा है या कहा जा रहा है, और ये मैं नहीं कह रही, ये कहा जा रहा है AFP की जानिब से, जिसकी जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है और उसमें पाकिस्तान का 159वां नंबर है 180 ममालिक की फ़हरिस्त में से। तो मैं चाहूँगी कि नवीद साहब आप ये बताएं कि सहाफ़ियों के लिए ज़मीन तंग कब होनी शुरू हुई, ये मामलात कब ख़राब हुए और ऐसे हालात पैदा हो गए? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में मुश्किल तो रही हैं। मार्शल अदवार में तो कोड़े भी पड़े सहाफ़ियों को, जेलों में भी गए, और जमहूरी अदवार के अंदर भी मुश्किल आई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। हाइब्रिड निज़ाम जो था, जिस वक्त ये मुसल्लत किया गया तो उस वक्त वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी टीवी पर आया और उसने आकर कहा, एलानिया कहा, कोई छुपाया नहीं उन्होंने, क्योंकि पीछे सारे दायरे खड़े हुए थे ना। उसने कहा बंद करो खबरें शबरें, ये अखबार लपेटो, चैनल लपेटो, सिर्फ एंटरटेनमेंट चलेगी और खबरें वो होगी जो PTV से चलेंगी। वो तो सहाफ़ियों की ज़रूरत और हिम्मत थी कि उन्होंने इस मामले को भी संभाला। जैसे जस्टिस काजी फायजी साहब पर आते हैं, इन्होंने फुल फ्लैज हमला किया, अदलिया भी बची, इंडिपेंडेंट जज बच गए और आए तक उसके असरात और इंशाल्लाह बेहतर होंगे। इस तरह सहाफ़ियों ने कुर्बानियाँ दी, लोगों को नौकरी से निकलवाया गया। फिर हमने देखा कि एक मंसूबे के तहत चैनल निकाले गए हाइब्रिड निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए। उनके मालकान कौन थे? जब पैराशूटर उतार दिए गए, सोशल मीडिया के पूरे ब्रिगेड बनाए गए सरकारी पैसे के साथ। और आर्डर क्या था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें खुद कहा गया कि आपने बैशिंग करनी है, उड़ा के रख देना है अपोजिशन को और झूठ बोलना है दिन रात। मीडिया पर कंट्रोल इतना सख्त था कि जिसने एक भी सच्ची बात की उसको उठाने का आर्डर आ जाता था, मारा जाता था, नौकरी से निकाल दिया जाता था। बड़े बड़े जगह साफ़ी नौकरियों से निकाल दिए गए। तफसील में जाऊँगा तो वो आगे काम चला जाएगा। हुकूमत की सपोर्ट का ये आलम था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमें एक सरकारी इदारे से जो हुकूमत के अंडर नहीं आता, वहाँ से फ़ोन आते थे कि आपने टमाटर की कीमत ज़्यादा क्यों बता दी, प्याज की ज़्यादा कीमत क्यों बता दी। हमने कहा यार, तो रूटीन का जो मंडी का रेट है वो बता रहे हैं। नहीं, इस तरह तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। यानी कि ये आलम था। आप जुल्फी बुखारी के मतलब बात नहीं कर सकते थे, आप अंदाज़ा लगाएं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हाइब्रिड तजर्बा पिट गया तो उसके साथ ये मीडिया सिस्टम भी पिट गया। वो फिर अपने खालकों के गले पड़ गया और इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो खरबों रुपए की है। ये भी पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। अदलिया की बात तो वो करती है। उन गिरबानों को आपने कब पकड़ना है जिन्होंने सोशल फैब्रिक तबाह कर दिया इस मुल्क के, जिन्होंने सवाए गालम गलोच के। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, जब गालम गलोच शुरू हो जाए तो आप लखनवी अंदाज में आप जनाब करके जवाब नहीं दे सकते। थप्पड़ के जवाब में आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा। अच्छा। इनका जवाब तो अब जवाब देने के लिए भी इस तरह से आना पड़ेगा। तो ये पूरा जो मुआशरा खराब किया गया है, ये मीडिया के जरिए किया गया है और इसके जिम्मेदार चंद अफराद हैं।
और इसमें गैर मुतल्लका अफराद की मुदाखलत, गैर मुतल्लका अफराद को उतारा जाना, मीडिया हाउसेस को कंट्रोल किया जाना, धमकियाँ दिए जाना, उनके जो माली मामलात हैं उसके ऊपर पाँव रख देना, वो चल ना सकें, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं भी आपको बताऊं कि बहुत सारे वाक़त ऐसे हैं जो अभी तक अनर्थ नहीं हैं। ऐसे लोगों को फिजिकली हर्ट किया गया या कोशिश की गई जिन्होंने अभी तक जुबान नहीं खोली। अच्छा, इस तरह के भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान भी शामिल हैं जी, उन पर फिजिकल अटेम्प्ट्स हुई हैं। ठीक है, यानी अभी ये बातें आगे जाके यानी चंद एक नाम सामने आए हैं, उसके अलावा भी एक फहरिस्त है जो मंजर आम पर बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो रवा-रवी में लोगों ने पर्दे रखे हुए हैं जो कि जावेद साहब, आप ये बताएं कि ऐसा क्यों किया गया, सहाफ़ियों की ज़बान पर ताले क्यों लगाए गए, क्या मुफादात थे इसके पीछे जो ये सब किया गया? मुफादात बड़े सिंपल से हैं। हुक्मरानों को कभी आज़ादी राय पसंद ही नहीं है। जब ये हुकूमत में होते हैं तो उनका एक ही टारगेट होता है कि आवाज़ों को कैसे बंद किया जाए या अपने हिसाब से मोल्ड किया जाए, और या अपने हिसाब से मोल्ड किया जाए। उसका एक तरफ तो चौधरी साहब ने बिल्कुल राइटली बातें की हैं। जो फवाद चौधरी साहब पी का ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे थे वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की बदौलत स्टे हो गया, लेकिन इस हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। इन्होंने भी एक ऐसा ऑर्डिनेंस तैयार किया, वो तो कुदरती इस लड़ाई में फंसे हुए हैं, वरना अभी तक इन्होंने भी काम कर जाना था। और उस ऑर्डिनेंस के तहत तो कोई भी किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ बात करेगा ऊंची आवाज़ में भी, तो उसको बग़ैर नोटिस के, बग़ैर FIR के उसके 3 साल की पाबंदी लग जाएगी और सज़ा हो जाएगी। ये तैयार पड़ा मसौदा उनका, बिल्कुल रेडी था। ये तो कुदरती फंसे हुए हैं। तो बुनियादी तौर पे जब ये लोग हुकूमतों में होते हैं तो इनको ये आवाज़ें पसंद नहीं होती, लेकिन जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको उस वक़्त आज़ादी राय की बहुत सख्त तकलीफ़ आ रही होती है। वो चाहते हैं कि आज़ादी राय होनी चाहिए। और जो कुछ मीडिया पे कदगन लगाए जाते हैं, जैसे अब आप देखें ना, आज अपोजिशन के ख़िलाफ़ जिस तरह की तशहीरें की जाती हैं PTI के ख़िलाफ़, तो वो भी आज आपकी नज़र है ना, उसके लीडर की तकरीर नहीं आप दिखा सकते, बाकियों की दिखा सकते। मियाँ नवाज शरीफ जो 3.5 साल से भागे हुए इस मुल्क से, इस सुप्रीम कोर्ट के वांटेड हैं, उनकी दिखाई जा सकती है। अच्छा। लेकिन जो लीडर इधर मौजूद हैं उनकी नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है। तो ये बदकिस्मती है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ सहाफ़त भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती है। पीजे सर, आप बताएं कि आज के दौर में सहाफ़ी कितने महफूज हैं और अपनी ड्यूटी को कितनी जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहे हैं? देखिए, अगर आप किसी ज़मीन के मसले में होंगे तो आपको एक पार्टी नहीं दूसरी पार्टी कोई ना कोई रगड़ेगी। सहाफ़ियों को चाहिए कि बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करें, इनको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब आप बायस्ड रिपोर्टिंग कर देते हैं कोई ना कोई आप पे आ जाता है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। और पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इज नॉट द ओनली कंट्री, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो बहुत होता है, बताते नहीं है। हमें चाहिए कि एक ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करें। अगर आप ऑनेस्ट रिपोर्टिंग करेंगे, एक साइड नाराज होगी, दूसरी साइड कहेगी कि वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। टीवी के ऊपर आप 4 लफ्ज एक पार्टी के लिए बोलेंगे, वाह वाह वाह, दूसरी पार्टी कहेगा ये तो इसने पैसे ले लिए। हमें बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्टिंग करनी है और अनबायस्ड डिस्कशंस भी करनी है, एनालिसिस भी अनबायस्ड होने और फैक्ट्स के ऊपर होने। हम प्री जजमेंटल हैं अपने इस मीडिया के अंदर पाकिस्तानी, हम उसको पहले ही गिल्टी कर देते हैं, पहले एक्यूज कर देते हैं। वो तुम्हारे पास को प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है, नॉट सब्सटैंशियल, कंप्लीट प्रूफ है। दैट इज रियल जर्नलिज्म। जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, या बरतानिया के आप 19-20 भी करेंगे ना, आपको उठा के ले जाएंगे। ये उसने क्या किया था, डेविड रोज ने शहबाज शरीफ के खिलाफ, देखा था ना आपने क्या हुआ फिर। द क्वेश्चन इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर रिपोर्टिंग। सो बेसिकली यही एक चीज है कि जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, हमें ठीक है पीजे सर, आपका पॉइंट आ गया। बात यही है कि आज के दौर में जो सहाफ़ी हैं ऐसी कारकुन बने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उन्हें अनबायस्ड ओपिनियन देनी होगी और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको सरअंजाम देना होगा। और नेल्सन मंडेला ने यह कहा कि इख्तलाफ राय और तनकीद तरक्की के बुनियादी उसूलों में शुमार होते हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं और प्रेस फ्रीडम डे पर यह अहद कर सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अनबायस्डली सरअंजाम देंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।